आज हम बात करेंगे एकाधिकारी फर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोनोपोली फर्म। मोनोपोली फर्म क्या होती है? मोनोपोली फर्म का मतलब है कि एक ऐसी उत्पादन इकाई जो किसी वस्तु का उत्पादन करती है और अन्य फर्मों को उस वस्तु का उत्पादन करने का कोई अधिकार नहीं है। यह वह प्रकार का बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, उत्पादक एक ही होता है। बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल एक फर्म किसी वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है, उस वस्तु का कोई निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। उदाहरण के लिए अपने घर या फैक्ट्री में बिजली आप केवल एक ही फर्म से लेते हैं। गैस बेचने वाली कोई एक फर्म हो, जैसे कुछ साल पहले एयर इंडिया अकेली एक ऐसी फर्म थी जो हवाई यात्राएं करवाती थी, और इसकी मुख्य विशेषताएं हैं एक विक्रेता और बहुत सारे क्रेता। खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन विक्रेता एक ही फर्म है। यानी कि यहाँ मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि जो विक्रेता है वही उत्पादक है और क्रेता है वही कंज्यूमर है। दूसरा है एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है कि जैसा परफेक्ट कंपटीशन में हमने बताया था कि उद्योग का मतलब होता है एक जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सारी सभी फर्मों को मिला के हम उस वस्तु का उद्योग कहते हैं। जैसे सीमेंट पैदा करने वाली सभी उत्पादन करने वाली सभी फर्मों को मिलाकर हम सीमेंट उद्योग कहेंगे। तो यहाँ एकाधिकारी फर्म जो है उसके अंदर बहुत सारी फर्में हैं ही नहीं और उत्पादन अकेली फर्म करती है, इसलिए हम उसको उद्योग भी कह सकते हैं। नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, निकटतम प्रतिस्थापन का अभाव होता है। इसका मतलब ये है कि कोई अन्य फर्म है उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती जिस वस्तु को एकाधिकारी फर्म पैदा कर रही है। निकटतम प्रतिस्थापन नहीं होता। एक विशुद्ध एकाधिकारी फर्म वह है जो किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रही है जिसका दूसरी फर्मों के उत्पादन में कोई प्रभावशाली स्थानापन्न नहीं है। यानी कि अन्य फर्में कोई भी ऐसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रही हैं जिससे कि उस वस्तु का प्रतिस्थापन किया जा सके, इसलिए वो एक शुद्ध एकाधिकारी फर्म है। कीमत निर्धारक, एकाधिकारी फर्म कीमत निर्धारक है। जैसा हमने आपको बताया था कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंदर जो फर्में हैं वो कीमत निर्धारित नहीं कर सकती। कीमत का निर्धारण उद्योग में होता है। मांग और पूर्ति जिस कीमत के ऊपर एक दूसरे के बराबर होती हैं वो संतुलित कीमत होती है, और उस कीमत के ऊपर सभी फर्में कितना उत्पादन करेंगी ये उनके मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू करों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ एकाधिकारी फर्म है और एकाधिकारी फर्म है वो कीमत निर्धारित कर सकती है। एकाधिकारी के उत्पादन का कोई प्रतिस्थापन नहीं होता और इसलिए वो अपने उत्पादन की कीमत खुद निर्धारित कर सकता है। कीमत भी भेद हो सकता है। एक एकाधिकारी एक वस्तु की विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमतें भी ले सकता है। एक ही सेवा के लिए विभिन्न उद्योगों से विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न कीमतें वसूल कर सकता है। पूर्ति वक्र का अभाव का मतलब है कि एकाधिकार की स्थिति में कोई पूर्ति वक्र नहीं होती। एकाधिकारी मांग तथा लागत दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर ही यह तय करता है कि कितना उत्पादन करना है तथा उसकी क्या कीमत निर्धारित करनी है। अतः एकाधिकार में कोई पूर्ति वक्र नहीं होता। जैसा हमने बताया था, पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार है उसके अंदर
जो पूर्ति वक्र है वो अधिक मार्जिनल कॉस्ट वक्र का जो ऊपर उठता हुआ हिस्सा है वो अल्पाधिकार में नहीं अल्पकाल में पूर्ति वक्र का काम करता है। यानी कि हम बढ़ी हुई मांग को बढ़ी हुई कीमत के ऊपर बढ़ी हुई मांग को बढ़ी हुई कीमत के ऊपर हम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ जो उत्पादक है वो मांग के अनुसार उत्पादन करने की कोशिश करता है और इस प्रकार वो अपनी वो उसकी मांग वक्र है, उसका जो पूर्ति वक्र है वो अनिश्चित है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पूर्ति वक्र नहीं होता उसका। एकाधिकार में संतुलन कैसे होगा? एकाधिकार में संतुलन के वही दो दृष्टिकोण हैं। एक तो कुल जो टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू मेथड है और सीमांत आय और सीमांत लागत का मेथड है। तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू मेथड है वो वही है जैसा डायग्राम मैंने पहले बना के दिखाया था आपको पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। सेम उसी प्रकार का डायग्राम है, वो आप देख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जो अल्पकालीन संतुलन है उसको दूसरा दृष्टिकोण मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के द्वारा हम समझा सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू में जैसा हमने बताया है कि उसकी जो वस्तु की जो कीमत है वो गिरती हुई, यानी कि मोनोपोली के अंदर एवरेज रेवेन्यू करो और मार्जिनल रेवेन्यू करो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्जिनल रेवेन्यू करो का मतलब है कि अगर एक अधिकारी वस्तु की अधिक मात्रा बेचना चाहता है तो उसको कम कीमत करनी पड़ेगी, और अगर वो ज़्यादा कीमत लेना चाहता है, ऊंची कीमत लेना चाहता है, अगर एक अधिकारी अधिक वस्तु बेचना चाहता है तो कीमत कम करनी पड़ेगी। अगर वो कीमत ऊंची लेना चाहता है तो उसकी वस्तु कम बिकेगी, उसकी वस्तु को कम लोग खरीदेंगे। इसीलिए एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर जो मांग वक्र है वो नहीं, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर एवरेज रेवेन्यू वक्र और मार्जिनल रेवेन्यू वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। एआर है वो एमआर से, एआर ऊपर होता है और एमआर नीचे होता है, और अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश होती है उसकी। अल्पकाल में फर्म है वो फर्म का उत्पादन है वो वहाँ पर निर्धारित होगा जहाँ पर उसका मार्जिनल कॉस्ट करो मार्जिनल रेवेन्यू करो को नीचे से काटे। यानी कि फर्म की संतुलन, अल्पकाल में संतुलन के लिए दो शर्तें हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट करो कट्स मार्जिनल रेवेन्यू करो फ्रॉम बिलो। तो ये उत्पादन होगा और इसके बाद इसमें तीन स्थितियां हो सकती हैं: नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ये होता है कि जो एवरेज कॉस्ट करो है वो एवरेज रेवेन्यू संतुलन बिंदु के ऊपर एवरेज रेवेन्यू करो से नीचे से होकर गुजरता है, जिसमें ये होता है कि भाई एवरेज कॉस्ट है वो प्राइस से कम है, और जो प्राइस और एवरेज कॉस्ट का डिफरेंस है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज कॉस्ट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट शामिल होता है। इसी प्रकार एवरेज कॉस्ट अगर संतुलन बिंदु के ऊपर एवरेज कॉस्ट प्राइस के बराबर है, जैसा इसकी डायग्राम में दिखाया गया है चित्र नंबर 3 में, कि जहाँ पर संतुलन है वहाँ मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है। एवरेज कॉस्ट के बराबर प्राइस है और इस स्थिति को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और न्यूनतम हानि वो होती है जिसमें फर्म फिक्स्ड कॉस्ट की हानि उठा सकती है। और जैसे चित्र नंबर 4 है इसमें किताब में आपकी ने, इसमें 4 में
जो एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, वो एवरेज रेवेन्यू से ऊंचे से घूम जाता है। और मार्जिनल कॉस्ट करो संतुलन बिंदु के ऊपर जो मार्जिनल संतुलन बिंदु के ऊपर जो एवरेज कॉस्ट करो और मार्जिन एवरेज रेवेन्यू करो का डिफरेंस है, और एवरेज कॉस्ट करो है वो मार्जिनल कॉस्ट करो से, मार्जिनल रेवेन्यू करो से एवरेज कॉस्ट करो है वो एवरेज रेवेन्यू करो से ऊपर है। इसका मतलब प्राइस से लागत ज़्यादा है, लेकिन ये लागत इतनी है कि सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट की लागत फर्म उठा सकती है। शॉर्ट रन के अंदर दीर्घकाल में एकाधिकार में जो फर्म है वो लॉस के साथ नहीं चल सकती, इसलिए इसको हम न्यूनतम हानि की स्थिति कहते हैं। और दीर्घकाल में फर्म है, मोनोपोली फर्म है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। तो आप अल्पकाल के डायग्राम को, आप अल्पकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के डायग्राम को आप दीर्घकाल में नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के साथ संतुलन दिखा सकते हैं। तो ये था आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर क्या है? क्रेताओं की संख्या में एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, नहीं एक होती है। एकाधिकार में विक्रेताओं की संख्या एक होती है विक्रेता की संख्या, और पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता की संख्या अधिक। उत्पादन की प्रकृति, पूर्ण प्रतियोगिता में मानते हैं कि सभी फर्मों का उत्पादित वस्तु एक दूसरे के बराबर हैं, समरूप हैं, या अलग अलग है। नई फर्में प्रवेश नहीं कर सकती एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में प्रवेश कर सकती हैं। कीमत पर नियंत्रण है, कीमत स्वीकारक है, प्राइस टेकर होती है ये फर्म कीमत निर्धारक होती है। और दीर्घ पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में हैं वो कीमत स्वीकारक होती हैं। मांग वक्र की प्रवृत्ति, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस होता है, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है मांग वक्र। एवरेज कर पूर्ति वक्र, उसमें पूर्ति वक्र होता है, इसमें पूर्ति वक्र नहीं होता। दीर्घकालीन लाभ की प्रवृत्ति, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सभी फर्में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, यहाँ अधिकतम लाभ प्राप्त करती हैं, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त करती हैं। तो ये था इसका पूर्ण एकाधिकार में। बाकी बातें अगले चैप्टर में करेंगे। थैंक यू।